हर हर महादेव सभी मित्रों को। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 24वें नंबर की वीडियो है और रोज की तरह ही आज भी हम सेशन के लास्ट में पहले जो हमने कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। उसके बाद स्टैटिक जीके के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु को लॉन्च किया है। अब इस मोबाइल ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या होगा? तो इस ऐप के माध्यम से किसानों को स्वच्छ जल में मछली पालन के तौर तरीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। अब यदि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात की जाए तो इसको सितंबर 2020 से शुरू किया गया था। अगला देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो ने देश में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सैटेलाइट टीवी कक्षाओं हेतु तकनीकी सहायता के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। यानी कि जो कोविड-19 के चलते बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं उसके लिए इसरो ने अब ये निर्णय लिया है कि सैटेलाइट टीवी कक्षा वे चालू करेगा। और यदि करंट से रिलेट किया जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने यह घोषणा की है कि वे दिसंबर तक इस साल पहले मानव रहित गगनयान का प्रक्षेपण करेगा। अब इसरो की बात हुई है तो इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। इसका पूर्ण रूप है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यदि इसके मुख्यालय की बात की जाए तो ये बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। और इसका प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह जहाँ से ये प्रक्षेपण करता है तो ये है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। और इसका सिद्धांत क्या है? तो ये मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इसका ध्येय है। यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में इसरो के प्रमुख हैं डॉक्टर के सिवन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे इसरो के विषय में, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है। यदि पूछा जाए कि ये किस पार्टी से संबंधित थे तो ये कांग्रेस पार्टी के नेता थे। अगला देखते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में अवैस्कुलर नेक्रोसिस यानी कि बोन डेथ, इसका दूसरा नाम बोन डेथ भी है, इस नामक एक बीमारी का लक्षण पाया गया है। इसमें होता क्या है? तो इस बीमारी में शरीर के भीतर जो ब्लड का फ्लो होता है वो ठीक से ना होने की वजह से हड्डियां गलने लगती हैं। आप देख रहे होंगे जब से ये कोविड-19 जैसी महामारी आई उसके बाद से अनेक प्रकार की दुर्लभ बीमारियां आ रही हैं। जैसे पहले आया था ब्लैक फंगस जो म्यूकोरमाइकोसिस था, इसका दूसरा नाम। उसके बाद आया वाइट फंगस जिसको कैंडियोसिस भी बोलते हैं। उसके बाद येलो फंगस के भी कुछ मामले देखे गए थे। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि भारत के इंदौर शहर में ग्रीन फंगस का भी मामला देखा गया था। अगला देखते हैं। वर्ल्ड चॉकलेट डे हम 7 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। यदि इसकी शुरुआत की बात की जाए तो इसको मनाना 2009 से शुरू किया गया था। अब जुलाई मंथ की बात हुई है तो हम जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो जुलाई के मंथ में हम लोग मनाते हैं। तो 1 जुलाई को हम चिकित्सक दिवस और जीएसटी दिवस ऑब्जर्व करते हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस और 29 जुलाई जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इस दिन हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। अगला देखते हैं। सरकार ने भारतीय सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए तथा स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सहकारिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का निर्माण किया है। आपने देखा होगा न्यूज़ में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में एक बृहद विस्तार हुआ है और 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। इन 43 मंत्रियों में 15 कैबिनेट मंत्री हैं और 28 राज्य मंत्री हैं। तो इनकी सूची मैंने बनाई है तो वन बाई वन एक बार देख लेते हैं इनको।
पहले नंबर पर है गृह मंत्रालय, इसी को सहकारिता मंत्रालय भी बोलेंगे। इसके मंत्री होंगे अमित शाह। एक बात आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि पहले सहकारिता मंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुए, तो इसका उत्तर होगा अमित शाह। अगला है रेल मंत्रालय के मंत्री होंगे अश्विन वैष्णव। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के मंत्री होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद है वाणिज्य मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, उपभोक्ता कल्याण मंत्रालय, इसके मंत्री होंगे पीयूष गोयल। फिर है स्वास्थ्य मंत्रालय, उर्वरक मंत्रालय, इसके संयुक्त रूप से मंत्री होंगे मनसुख मंडाविया। फिर है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इसके मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे। फिर है शहरी आवास विकास मंत्रालय, इसके मंत्री होंगे हरदीप सिंह पुरी। फिर है महिला व बाल विकास मंत्रालय, इसकी मंत्री होंगी स्मृति ईरानी, और इसके साथ साथ ये स्वच्छ भारत मिशन का भी पूरा कार्यभार संभालेंगी, उसकी निगरानी रखेंगी। फिर है शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, इसके मंत्री होंगे धर्मेंद्र प्रधान। रक्षा मंत्रालय के मंत्री होंगे राजनाथ सिंह। सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय के मंत्री होंगे नितिन गडकरी, और कृषि मंत्रालय के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर होंगे। जनजातीय मामलों में अर्जुन मुंडा देखेंगे, और वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण की देखरेख में होगा। फिर है संस्कृति मंत्रालय, इसके मंत्री होंगे किरण रिजिजू, जो पहले खेल मंत्री थे, अब वे संस्कृति मंत्रालय के मंत्री बन गए हैं। फिर है जल शक्ति मंत्रालय, इसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, और खेल व युवा मामलों के मंत्री अब अनुराग ठाकुर को बना दिया गया है। यदि श्रम मंत्रालय की बात की जाए तो इसके मंत्री होंगे भूपेंद्र यादव। डेयरी और मत्स्य मंत्रालय अब पुरुषोत्तम रूपाला के नाम होगा, जो पहले गिरिराज सिंह के नाम था, वो अब पुरुषोत्तम रूपाला के नाम होगा। अगला है आयुष मंत्रालय, इसके होंगे सर्बानंद सोनेवाल। फिर है सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग, इसके मंत्री होंगे नारायण राणे। फिर अंतिम है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, पशुपति पारस। तो ये कुछ नए मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब एक बार जो हमने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था, उनका वन लाइनर फॉर्म में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम स्टैटिक जीके के अपने कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो कल हमने पहले पढ़ा था 23 जुलाई से शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में मैरी कॉम व मनप्रीत सिंह को नामित किया गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन होगा, तो वे मरियप्पन थंगावेलु को नामित किया गया था। अगला था चीन ने एक नए मौसम उपग्रह FY-3E का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था, जिसका उद्देश्य क्या होगा, तो ये मौसम के पूर्वानुमानों को बताएगा और इसके साथ साथ समुद्र की सतह के तापमान पर भी निगरानी रखेगा। उसके बाद हमने देखा था कि क्रिकेट में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने 1000 विकेट पूरे कर लिए, और एंडरसन इस सदी में 1000 विकेट पूरे करने वाले 14वें गेंदबाज बन गए। उसके बाद था बॉलीवुड के जाने माने दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, जिनको हम बॉलीवुड में ट्रेजेडी किंग के नाम से जानते थे। फिर हमने देखा था अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर के मध्य गोवा में किया जाएगा। यदि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात की जाए तो यह 52वें नंबर का संस्करण होगा, जिसकी शुरुआत हम वर्ष 1952 से देखते हैं। उसके बाद हमने देखा था केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, ये खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और उसके बाद अंतिम हमने पढ़ा था कि हाल ही में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा 8 राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे, जिसमें से मिजोरम, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा के राज्यपाल शामिल थे, जिनकी कल मैंने आपको लिस्ट बताई थी। तो ये कुछ कल के करंट अफेयर्स थे। अब आज देखते हैं अपने स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को, जिसमें पहला है भारत का सबसे पुराना रेल इंजन कौन सा था जो अभी भी चालू अवस्था में है, तो ये फेयरी क्वीन। फिर अगला है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो ये था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। आप सुनते होंगे प्रसिद्ध गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये झंडा गीत है। यदि पूछा जाए इसकी रचना किसने की थी,
तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद। फिर है उत्तरी ध्रुव में स्थित भारत का जो अनुसंधान केंद्र है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हिमाद्री के नाम से जानते हैं। वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण होता है। तो यदि आपसे पूछे कि इसका निर्माण किस देश से अलग होकर हुआ था, तो बांग्लादेश का निर्माण पाकिस्तान से अलग होकर वर्ष 1971 में होता है। फिर है मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये थे विनोबा भावे, और विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रणेता थे। अब मैग्सेसे अवार्ड की बात हुई है तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, जिसकी शुरुआत 1957 से होती है। परंतु यदि आपसे पूछा जाए कि पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया कब गया था, तो ये 1958 में दिया गया था और इसे फिलीपींस की गवर्नमेंट देती है और ये रेमन मैग्सेसे को ट्रिब्यूट के रूप में दिया जाता है। यदि 2019 की बात की जाए तो एनडीटीवी एडिटर रवीश कुमार को रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था और केजरीवाल को भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है। इनकी एक संस्था थी परिवर्तन, उसके लिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे मैग्सेसे अवार्ड के बारे में। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।